हम क्या जाने, जाना है कहाँ, ये हम क्या जाने, ये जाना है कहाँ। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे। एंड बेसिकली यार आज हम सोशल साइंस की शुरुआत कर रहे हैं, तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कि नहीं। भैया सोशल साइंस लेकर आओ, सोशल साइंस लेकर आओ, ये लोग सोशल साइंस लेके आ गया, ठीक है। अरे क्या बात है। आज हम पढ़ने वाले होंगे यार पावर शेयरिंग। ये आपके सिविक्स का एक चैप्टर है जो कि बड़ा ही आसान चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर को पता नहीं लोग कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं, मतलब मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। इतनी डरने की क्या जरूरत है इस चैप्टर में, मैंने बोला कुछ भी नहीं है, ठीक है। आज हमें पावर शेयरिंग पढ़ रहे होंगे, है कि नहीं। और इस पावर शेयरिंग के अंदर हम लोग डिफरेंट केसेस देख रहे होंगे। आज इस बेसिकली ये चैप्टर के अंदर तुमको दो केसेस के थ्रू ये समझाया गया है कि कैसे दो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से एक ही टाइप की सिचुएशन को जो है वो हैंडल किया गया। आया है, क्या बात है, अमेजिंग, ठीक है। तो इस पावर शेयरिंग चैप्टर के अंदर हम पूरा चैप्टर आज पढ़ रहे होंगे। इसी के साथ साथ आपको इस चैप्टर के जो 1 पेज नोट्स हैं, भैया 1 पेज नोट्स क्या होते हैं यार। 1 पेज नोट्स यार ऐसे नोट्स है जहां पर आपका पूरा चैप्टर जो है वो एक पेज के अंदर समअप कर दिया गया है, जिससे आपको एक ब्रीफ आइडिया लगता है कि इस चैप्टर के अंदर क्या है, टॉपिक्स कौन से, और साथ ही साथ में उन टॉपिक्स का छोटा छोटा आपको एक्सप्लेनेशन उन 1 पेज नोट्स के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी आपके काम आ सकते हैं वो, पहली बात तो रिविजन के लिए, और दूसरी बात अपने चैप्टर को एटलीस्ट समझने के लिए क्या चैप्टर में दिया क्या हुआ है। उसके बाद में अगर आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ते हैं इस लेक्चर के बाद में, देखो एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। क्यों? क्योंकि यार एनसीईआरटी पढ़ने में जो स्वाद है, जो मजा है, वो किसी और चीज़ में नहीं है। आया है, क्या बात है। और एनसीईआरटी पढ़ना इज अ मस्ट। ओके ग्रेट, अच्छा स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, अब बात कर रहे हैं यार हम पावर शेयरिंग क्यों। एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिजाइन ऑफ डेमोक्रेसी। अब बेसिकली यार एक चीज़ मैं तुमको समझाता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये समझ रहे होंगे कि पावर शेयरिंग क्यों इसेंशियल है। 2 मॉडल्स हम लोग देखेंगे, और इन 2 मॉडल्स के थ्रू, यानी कि 2 अलग अलग कंट्रीज के हम लोग एग्जांपल्स देख रहे होंगे, और इन 2 एग्जांपल्स के थ्रू हम ये समझेंगे कि भाई साहब पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है कि नहीं। अरे क्या बात है, अमेजिंग, ग्रेट। अच्छा, हम यार 2 केसेस की बात करेंगे। पहला है बेल्जियम, ठीक है, और दूसरा है श्रीलंका का केस, ठीक है। एक है बेल्जियम का केस, दूसरा है श्रीलंका का केस। दोनों में हम लोग समझेंगे कि क्या सीन था और किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल किया गया था। ओहो भैया, सही में, मैंने कहा चलो देखते हैं। हम बेल्जियम की बात करते हैं, ठीक है। सो बेल्जियम इज बेसिकली अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। ओके, अमेजिंग, ग्रेट। अच्छा, अब पॉपुलेशन इज अबाउट 1 करोड़, ठीक है। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कहा यार इट शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी, लग्जमबर्ग, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेन खेल शुरू होता है। बेसिकली यार जो एथनिक कंपोजिशन है बेल्जियम का, ठीक है, जो एथनिक कंपोजिशन है बेल्जियम का, उसमें 59% डच स्पीकिंग लोग हैं, ठीक है। 59% ऐसे लोग हैं जो कि डच बोलते हैं और फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा फ्लेमिश रीजन है, ठीक है। दिस इज द फ्लेमिश रीजन, ऑलराइट, ग्रेट। तो 59% लोग जो हैं वो दे आर डच स्पीकिंग एंड दे लिव इन फ्लेमिश रीजन, और जो 40% लोग हैं, जो 40% लोग हैं, दे लिव इन द वेलोनिया रीजन, ओके। वो वेलोनिया रीजन के अंदर रहते हैं, और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वो फ्रेंच बोलते हैं। सो बेसिकली यार एक सेकंड, अरे क्या बात है, ग्रेट। यहाँ पर थोड़ी सी हम कलाकारी कर देते हैं। आया है, क्या बात है कि नहीं। तो हमें बात समझ चुके हैं कि 59% डच लिव इन द फ्लेमिश रीजन, ठीक है, और जो 40% फ्रेंच स्पीकिंग है वो वेलोनिया में रहते हैं। ओहो क्या बात है। अब यहाँ पर बीच में हम जो ये ऑरेंज देख सकते हैं ना, छोटा सा ऑरेंज जैसा पार्ट देख सकते हैं ना, ग्रेट। वो क्या है, वो बेसिकली कैपिटल है। कौन सा है, क्या नाम है उसका, ब्रुसेल्स नाम है उसका, ठीक है। सो ब्रुसेल्स इज द कैपिटल रीजन। ओहो क्या बात है, ऑलराइट। तो दिक्कत कहाँ आ रही है भैया, मैंने कभी मैं दिक्कत समझाता हूँ। दिक्कत ये है यार कि पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है ब्रुसेल्स का वो कुछ इस प्रकार है कि डच जो है वो कंट्री में मेजोरिटी में हम देख सकते हैं 59% है कि नहीं, 59% है। तो ऑफकोर्स सर अगर तुम 100 में से 59 निकालोगे, ठीक है, तो क्या बचेगा, 41 के अराउंड बचता है। तो यहाँ पर 40 है, मैंने कहा 1% जर्मन स्पीकिंग भी थे, ठीक है। अरे क्या बात है। तो बेसिकली 59% वर डच स्पीकिंग। मेजोरिटी कंट्री में, मेजोरिटी में कौन थे, डच स्पीकिंग थे, ठीक है। ये डच स्पीकिंग थे, कितने, 59% आप देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी थी कि जो हमारा कैपिटल है ब्रुसेल्स, ठीक है, जो हमारा कैपिटल था ब्रुसेल्स, उसके अंदर माइनॉरिटी में थे। मतलब क्या गजब है ना, पूरी कंट्री के अंदर मेजोरिटी में है, ठीक है, पूरी कंट्री के अंदर मेजोरिटी में है, लेकिन उस कैपिटल के अंदर माइनॉरिटी में है। क्या बात है, अरे वाह, ये तो खतरनाक ही कंपोजिशन है। अच्छा, अब जब मैं फ्रेंच की बात करता हूँ, अगर मैं फ्रेंच की बात करता हूँ तो इस केस में भी उल्टा है। फ्रेंच स्पीकिंग जो थे वो कंट्री में माइनॉरिटी में थे, यानी कि 40% है कि नहीं, वो कंट्री में माइनॉरिटी में थे। लेकिन जो हमारा कैपिटल है ब्रुसेल्स, ठीक है, जो कैपिटल है उसमें मेजॉरिटी में थे।
खतरनाक, अमेजिंग। तो हमको बस इतना याद रखना है कि यार 59% डच स्पीकिंग जो थे वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे, कंट्री में मेजोरिटी में थे, लेकिन जो हमारा ब्रसेल्स है कैपिटल वहाँ पर माइनॉरिटी में थे। फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री में माइनॉरिटी में थे, लेकिन यहाँ पर हमारे कैपिटल में मेजोरिटी में थे। ओहो क्या बात है। अब अगर मैं फ्रेंच स्पीकिंग की और थोड़ी सी बात करता हूँ ना, तो दे वर रिच एंड पावरफुल, ठीक है, वो थोड़े से रिच थे और वो पावरफुल थे, विच वॉज रिसेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी। ऑफकोर्स क्या बोल सकते हैं अभी इसमें तो हम ठीक है। इन 1950s to 1960s टेंशन बिटवीन दीज कम्युनिटीज वर सीवियर इन ब्रसेल्स। अब तुम सोचो ना यार, एक सेंस ऑफ फीलिंग तो आएगी कि भाई साहब डच स्पीकिंग पूरी कंट्री में मेजोरिटी में है, लेकिन सिर्फ कैपिटल में जो है वो माइनॉरिटी में है ना, और फ्रेंच स्पीकिंग वहाँ पर ही मेजोरिटी में थे, तो टेंशन तो अराइज होंगी हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे। अरे क्या बात है, ग्रेट अमेजिंग। नहीं मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उसके लिए ग्रेट अमेजिंग नहीं, हमको समझ में आ गया इसके लिए ग्रेट अमेजिंग, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अभी हम श्रीलंका के केस की बात करते हैं। हमने यहाँ पर ब्रसेल्स के केस की बात कर ली कि क्या कंपोजिशन था वहाँ पर, एथनिक कंपोजिशन, यानी कि हमारे लैंग्वेज के बेसिस पे क्या कंपोजिशन था। हमने बात कर ली 59% हमारे डच स्पीकिंग थे, 40% हमारे फ्रेंच स्पीकिंग थे। अच्छा, तो हमने ये बात कर ली। अभी इसका जो पूरा सार है वो हम श्रीलंका के केस के बाद समझेंगे। अभी श्रीलंका के केस की बात करते हैं, ठीक है। बेसिकली केस ऑफ श्रीलंका को पॉपुलेशन इज अबाउट 2 करोड़, ये इतना मतलब उसको लेकर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, तुमको जानना है तो तुम जान सकते हो, ठीक है। इट हैज़ डाइवर्स पॉपुलेशन। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अभी यार जो तमिल पॉपुलेशन है, ठीक है, वहाँ पर श्रीलंका में जो तमिल पॉपुलेशन है उसमें श्रीलंकन तमिल्स भी है और इंडियन तमिल्स भी हैं, ठीक है। श्रीलंकन तमिल्स भी हैं और इंडियन तमिल्स भी हैं। अच्छा देखो जरा, अब बेसिकली जो रिलीजियस कंपोजिशन था वहाँ पर वो कुछ इस प्रकार था कि यार 74% जो लोग थे वहाँ पर वो सिन्नला स्पीकर्स थे, यानी कि वो सिन्नला बोलते थे, ठीक है। और वो क्या फॉलो करते थे, बुद्धिज्म, ठीक है, वो फॉलो करते थे बुद्धिज्म। अगर मैं बात करता हूँ 18% लोगों की, तो वो थे तमिल स्पीकर्स, उसमें आते हैं हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ओके ग्रेट। तो बेसिकली 74% जो थे वो सिन्नला स्पीकर्स थे, दे फॉलोड बुद्धिज्म। अगर मैं बात करता हूँ तमिल स्पीकर्स की, तो वो 18% थे, ठीक है। अगर मैं तमिल स्पीकर्स की बात करता हूँ तो वो 18% थे, है कि नहीं, ग्रेट अमेजिंग। अच्छा, और अगर मैं बात करता हूँ बचे हुए 7% की, तो वो दोनों बोलते थे, ओके क्या बात है, अरे वाह। अच्छा, तो हम समझ गए यहाँ पर एक चीज़ तो मैं देख सकता हूँ कि भाई सिन्नला स्पीकर जो है वो मेजॉरिटी में है कि नहीं। देखो जरा 74% सिन्नला स्पीकर्स हैं, यानी कि ये 100% मेजॉरिटी में है ना। अब बेसिकली मेजॉरिटेरियनिज्म होता क्या है, ये शब्द हमने बहुत सुना, लेकिन इसका मतलब क्या है। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब हम समझ लेते हैं, अ बिलीव दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ओवर द कंट्री। यानी कि सीन ऐसा है कि मान लो एक कंट्री के अंदर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी में है, ठीक है। लेट अस से एक कंट्री है जिसमें 2 कम्युनिटीज़ हैं, ए और बी, और ए वाली जो कम्युनिटी है ये बेसिकली मेजॉरिटी में है, ठीक है। एक कम्युनिटी वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो मेजॉरिटी में, ठीक है। तो इस बिलीव के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस बिलीव के अकॉर्डिंग ये फॉलो होना चाहिए कि जो ए वाली कम्युनिटी है वो पूरी कंट्री को रूल करे। लेकिन यार एक तरीके से गलत है, क्योंकि फिर बी वाली जो कम्युनिटी है, यानी जो बी कम्युनिटी है, उनके लोगों को फिर यार बुरा फील होगा, उनको ऐसा फील होगा, उनको एलियनेटेड फील होगा कि यार हमारे को इंपॉर्टेंस ही नहीं है, हम भी इस कंट्री का पार्ट है, हम भले ही माइनॉरिटी में हो लेकिन हम भी इस कंट्री का पार्ट है। तो फिर ये तो दिक्कत वाला काम है ना। तो फिर मेजोरिटेरियनिज्म तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आएगा, क्योंकि अगर कोई एक ही कम्युनिटी को पूरी कंट्री को रूल करने के लिए दे दिया, तो जो बची हुई कम्युनिटीज़ हैं वो क्या बोलेंगे फिर। तो कुछ इसी प्रकार सीन होता है, ठीक है। तो बेसिकली श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, ओके। अब जो लीडर्स थे सिन्नला कम्युनिटी के, दे डोमिनेटेड द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि वो मेजोरिटी में थे, ठीक है। तो जो सिन्नला कम्युनिटी के लीडर्स थे, दे डोमिनेटेड गवर्नमेंट। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, ठीक है। हमने देखा था यहाँ पर कि सिन्नला स्पीकर जो थे वो क्या फॉलो करते थे, बुद्धिज्म। तो यहाँ पर क्या मतलब किस तरीके का एक माहौल क्रिएट हो रहा था कि भाई जो स्टेट है वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगी और बुद्धिज्म को फॉस्टर करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट है, हमारी बुक के अंदर भी ये चीज़ दी हुई है। अरे वाह, अच्छा समझ गए हम इस चीज़ को, ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स ले लिए फिर। सिन्नला स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी वो मेजोरिटी में थी, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि सिन्नला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। बाकी जो लोग थे तमिल स्पीकिंग जो लोग थे, है ना, उनका क्या फिर। लेकिन यहाँ पर जो सिन्नला स्पीकिंग थे, बेसिकली सिन्नला जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। देख रहे हो तुम, सिन्नला ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। अच्छा, उसके बाद में यार गवर्नमेंट जॉब्स एंड यूनिवर्सिटी पोजीशन वर गिवन टू देम। जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होती थी, जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अब बेसिकली हम देखते हैं ना कि यार यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर की पोजीशन जो थी वो, उसमें फेवर किसको किया जाता था, सिन्नला स्पीकर्स को, है उसमें फेवर किसको किया जाता था, सिन्नला स्पीकर्स को। और इन सब का कारण क्या है, सिर्फ एक है कि सिन्नला स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी वो मेजोरिटी में थी, है कि नहीं, ग्रेट। उसके बाद में क्या, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म।
ये स्टेप जो है वो गवर्नमेंट ने लिए थे, है कि नहीं, ये स्टेप जो है वो गवर्नमेंट ने लिए थे। अब यार सीधी सी समझने वाली बात है कि अगर सारी की सारी पावर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पास में है, ठीक है, और वो अपने अकॉर्डिंग रूल्स बना रहे हैं, तो जो दूसरी कम्युनिटी है उनको बुरा फील होगा, उनको ऐसा फील होगा कि फिर उनके रिलीजन का कोई रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उन्होंने बोल दिया कि भाई वी शुड प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। तो फिर जो बाकी लोग थे जो दूसरा रिलीजन फॉलो करते थे, फिर उनका क्या, ये तो दिक्कत वाला काम है। अच्छा ग्रेट, अब तमिल्स का कुछ ना कुछ रिएक्शन तो होगा यार, ठीक है, जो तमिल स्पीकिंग था उनका कुछ ना कुछ रिएक्शन तो होगा, क्योंकि यार कितने दिन लोग दबाव में रह सकते हैं, नहीं रह सकते ना। अरे ग्रेट, तो उन्होंने क्या किया यार, उन्होंने पार्टीज लॉन्च कर दी, स्ट्रगल्स लॉन्च कर दिया इस सिस्टम के खिलाफ, ठीक है, इस सिस्टम के खिलाफ। उनका क्या कहना था, उनका कहना हम समझ लेते हैं। उनका ये कहना था कि तमिल को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है। दूसरा, उन्हें रीजनल ऑटोनॉमी मिले। अब उनका बेसिकली ऐसा मानना था, उनका कहना था कि यार हमें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है चलने, तो हमको बेसिकली एक अलग पार्ट दे दो, ठीक है, हमको एक अलग पार्ट दे दो। लेकिन फिर ये भी अगेन जो सिंधल स्पीकिंग कम्युनिटी थी उन्होंने नहीं माना, ठीक है। अरे वाह ग्रेट, समझ गए हम इस बात को। अच्छा, और उनका ये कहना था कि भाई हमको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जो कि बात सही है यार। अगर मैं बात करता हूँ एक कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं ना, ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो बेसिकली सिर्फ देखा जाए तो जो दूसरी कम्युनिटी है, जो तमिल स्पीकिंग लोग, फिर उनका क्या, फिर उनको तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब्स भी जो है उनमें भी फेवर किया जा रहा था। सो बेसिकली यार ये इस चीज़ ने जो दूसरी कम्युनिटी के लोग थे, जो तमिल्स थे, जो उनका जो रिएक्शन था वो कुछ इस प्रकार का था, ठीक है। क्या बात है, ग्रेट। अब बेसिकली क्यों ऐसा, द डिमांड्स ऑफ तमिल्स वर नॉट कंसिडर्ड एंड दिस मेड देम फील लाइक आउटसाइडर्स। उनकी जो डिमांड थी ना, उनकी जो डिमांड थी उसको बेसिकली नहीं एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, उनके कहने को, डिमांड को नहीं एक्सेप्ट किया गया। और इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण हुआ सिविल वॉर, ठीक है, उसके कारण हुआ सिविल वॉर। अब सिविल वॉर के अंदर क्या हुआ, देखो सिविल वॉर जब होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को ही नुकसान पहुंचता है, ऐसा नहीं होता। अब जब वॉर हो रहा है तो यार ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोगों को नुकसान होगा, नुकसान तो दोनों साइड से होगा। क्योंकि आप अगर सोचो ना, मतलब एक कम्युनिटी जो है उसको पूरा प्रेशर झेलना पड़ रहा है, वो जो है बेसिकली काफ़ी एलियनेटेड फील कर रही है, ठीक है, तो वो बदले में यार अपने लिए खड़े तो होंगे, हैं, अपने लिए कुछ मूवमेंट्स लॉन्च करेंगे, स्ट्रगल्स लॉन्च करेंगे, ठीक है, और बदले में इसमें सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं तो दोनों कम्युनिटी का नुकसान होता है एट द एंड, ठीक है। तो सिविल वॉर किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए वर्स्ट सिचुएशन होती है, क्योंकि उस केस में बहुत सारे टाइप के लॉस होते हैं, लोगों की जाने जाती हैं, इकोनॉमिकल लॉस भयंकर होता है, ठीक है। तो सिविल वॉर इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ हम समझ चुके हैं। अब बात करते हैं हम बेल्जियम की। यार बेल्जियम का जो मॉडल था वो श्रीलंका से पूरा अलग था, ठीक है, वो श्रीलंका से पूरा अलग था, ठीक है। यहाँ पर यार बहुत ही सही तरीके से एकोमोडेशन किया गया, ठीक है, यहाँ पर बहुत ही तगड़ी तरीके से एकोमोडेशन किया गया। ब्रुसेल्स के अंदर भी हमने देखा कि कैसे फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, डच स्पीकिंग लोग थे, ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी जो एकोमोडेशन है वो कुछ इस प्रकार किया गया कि ना तो डच स्पीकिंग लोगों को ऐसा फील हो कि वो मेजोरिटी में होने के बाद भी उन्हें पावर नहीं मिल रही है, और फ्रेंच को भी ऐसा ना फील हो, फ्रेंच स्पीकिंग को भी ऐसा ना फील हो कि वो माइनॉरिटी में है इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो ऐसा बढ़िया और ब्यूटीफुल तरीके से वहाँ पर एकोमोडेशन किया गया। अच्छा, उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले तो दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ कल्चरल एंड रीजनल डिफरेंसेस। उनको ये पता था कि यार इस देश के अंदर ना सिर्फ एक टाइप के लोग नहीं रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं जो डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते हैं, जिनका अलग अलग कल्चर है, और हमें यार सारे कल्चर और सारे रिलीजन्स का रिस्पेक्ट करते हुए हर एक चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि एट द एंड लोग तो वो उसी कंट्री के है कि नहीं। ग्रेट। अब बेसिकली हुआ ये, जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना उसको 4 बार अमेंड किया गया बिफोर दिस प्रॉब्लम वॉज सॉल्व, है कि नहीं। ग्रेट। अच्छा, बात करते हैं अब क्या एलिमेंट्स थे इस बेल्जियम के मॉडल के, वो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे डायरेक्ट हमारे पास क्वेश्चन भी आता है, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा मॉडल है यार। बोथ फ्रेंच एंड डच गॉट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बेसिकली सीधी सी बात है यार, फ्रेंच स्पीकिंग थे और डच स्पीकिंग भी थे, है ना। तो अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ तो दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। मान लो कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कुछ 50 मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, कुछ 50 मिनिस्टर्स, इसमें से 25 जो है वो डच स्पीकिंग है और 25 फ्रेंच स्पीकिंग है, ताकि दोनों ही एथनिक कंपोजिशंस को ऐसा फील ना हो कि यार दूसरी कम्युनिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है कि नहीं। ग्रेट। उसके बाद में फिर मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, ऐसा नहीं था कि सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में थी,
काफ़ी सारी पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी गई थी, ताकि उनको ऐसा फील ना हो कि भाई हम सबऑर्डिनेट हैं, ठीक है, उनको ऐसा फील ना हो। तो ये भी देखा जाए तो एक तरीके से बहुत ही स्मार्ट मूव है, क्योंकि यहाँ पर भी फिर ऐसा होता है ना कि पावर सिर्फ एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, पावर को स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी कुछ ना कुछ हक है, कुछ ना कुछ पावर्स है, ठीक है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, ओके। और तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यार जो ब्रसेल्स था, जो कैपिटल था, ठीक है, उसमें यार एक सेपरेट गवर्नमेंट, देख लो, पढ़ लो, सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रसेल्स विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द कम्युनिटी। तो जो यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर हुआ वही यहाँ पर ब्रसेल्स में हुआ। क्यों? क्योंकि यार बहुत ही देखा जाए ना तो बहुत ही क्रिटिकल सा कंपोजिशन है वहाँ पर, और बहुत ही शांति से, नज़ाकत से इस चीज़ को जो है वो एकोमोडेट करना था। तो यार जैसे कि हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोनों फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। सिमिलरली ब्रुसेल्स के अंदर भी एक अलग गवर्नमेंट बनाई गई जिसके अंदर भी बेसिकली इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया दोनों कम्युनिटीज़ को, ताकि ऐसा ना हो कि फिर जो हमारा जो कैपिटल है उसमें फिर यहाँ पर मेजोरिटेरियनिज्म चल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। क्या बात है, ग्रेट। अब देखो यार, हमने यहाँ पर दो केसेस पढ़े। हमने एक केस पढ़ा यहाँ पर मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका का, जिसके अंदर हमने बात की कि कैसे वहाँ पर सिंहला स्पीकिंग जो लोग थे वो ज़्यादा थे, वो मेजोरिटी में थे। उसके बाद में जो गवर्नमेंट थे उन्होंने कुछ ऐसे लॉज बनाए जो कि सिर्फ उनके फेवर के थे, जैसे कि सिंहला बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद में फिर गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटी पोजीशन सिर्फ उनको ही दी जा रही थी। उसके बाद में फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया कि स्टेट शुड ओनली प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, ठीक है। अब इससे ऑफकोर्स सर जो तमिल स्पीकिंग लोग थे उनको ऐसा लगेगा ना कि यार वी आर फीलिंग एलियनेटेड, हम तो इस कम्युनिटी का पार्ट ही नहीं है, हम इस देश का पार्ट है कि नहीं है, ठीक है, तो उनको तो बुरा फील होगा। अब उन्होंने इसके अगेंस्ट यार बात करनी चाहिए, उन्होंने इसके अगेंस्ट जो है वो उन्होंने कहा कि भाई तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि यार उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, जैसे सिंहला स्पीकिंग लोगों को मिल रही थी, सिमिलरली तमिल स्पीकिंग लोगों को भी मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, है कि नहीं, ग्रेट। लेकिन जो सीन था वो बिगड़ता गया। हम देख सकते हैं जो डिमांड्स थी वो कंसिडर नहीं की गई, फुलफिल नहीं की गई, विच रिजल्टेड इन सिविल वॉर। और जैसे कि मैंने तुमको बताया, सिविल वॉर इज़ द वर्स्ट कंडीशन दैट अ कंट्री कैन एवर फेस, क्योंकि इसके अंदर यार एक ही कंट्री के लोग आपस में लड़ रहे हैं, इससे बुरा सिनेरियो और क्या हो सकता है ना, ग्रेट। तो कुछ भी हो, लेकिन सिविल वॉर एटलीस्ट एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल वाला वॉर है, मतलब क्योंकि सोचो तुम देश के अंदर ही लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, कितना हानिकारक है ये देश की इकोनॉमी के लिए और कितना हानिकारक है ये लोगों की लाइफ्स के लिए, है कि नहीं। अच्छा, समझ गए हम इस बात को। अरे क्या बात है। अब हम बात कर रहे थे कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ये कैसे ना कैसे करके हमसे पूछा जाता है और हम इस क्वेश्चन को करने के लिए रेडी रहेंगे। कैसे रेडी रहेंगे? मैंने बोला कि यहाँ पर दो रीजन्स हैं, एक है प्रूडेंशियल रीज़न और दूसरा है मॉरल रीज़न। सबसे पहले तो यार मॉरली सोचो, तुम किसी एक इंसान को पूरी पावर दे देना है, फिर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को पूरी पावर दे देना है, फिर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को पूरी पावर दे देना, क्या ये मॉरली सही है? हमने यार बचपन में बहुत मॉरल साइंस पढ़ा है, तो क्या ये मॉरली सही है? क्या हमको हमारी मॉरल वैल्यूज यही सिखाती है? नहीं, राइट। तो ये मॉरली सही नहीं है, ओके। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। भाई डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है, डेमोक्रेसी की जो जान है, वो क्या है? पावर शेयरिंग है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर हमें पता है कि पावर किसी एक इंसान के हाथ में नहीं है, तो मल्टीपल इंसानों के, मल्टीपल सिटीजन्स के हाथ में। अगर मैं किसी गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो वो लोगों के वोट से ही बनती है ना। अगर कोई पर्टिकुलर पार्टी जीतती है तो वो लोगों के वोट से ही जीतती है कि नहीं, ग्रेट। तो ये चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉरली ये बेसिकली मॉरली यार पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पावर किसी एक इंसान के हाथ में नहीं है। और अगर मैं बात करता हूँ प्रूडेंशियल रीजन की, तो इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। सोचो, अगर पावर शेयरिंग है, अगर हर एक ग्रुप को, हर एक कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, किसी को ऐसा फील नहीं हो रहा कि हमको यार पावर नहीं मिल रही है, फिर हमको जो है वो दबाया जा रहा है, उस केस में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे, उस केस में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। क्यों? क्योंकि लोग चुप थोड़ी ना बैठेंगे, थोड़े टाइम तक चुप बैठेंगे, उसके बाद लोग चुप नहीं बैठेंगे, है कि नहीं, ग्रेट। तो बेसिकली शांति का माहौल बनाने के लिए अगर सबको अपने अपने अकॉर्डिंग इक्वल पावर दे दी गई, सबको अपने अपने अकॉर्डिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया, तो क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि जो लोगों को चाहिए था वो उनको मिल गया, ठीक है, ग्रेट। और जो अलग अलग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं उनके अंदर भी ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा कि इस पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के पास में ज़्यादा पावर है या फिर इस पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के पास में ज़्यादा पावर है। आई भाई आया है, क्या बात है, ठीक है, ग्रेट। अब हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की, ठीक है। तो यहाँ पर यार हमने अभी तक बात कर ली है बेल्जियम की, श्रीलंका की, अभी हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसके अंदर हम बात करेंगे कैसे पावर हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं अभी इंडिया के सिस्टम की बात करता हूँ तो, ठीक है, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के अमंग्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, और पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स के अमंग्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है,
ओह क्या बात है। ऑल राइट, तो अभी हम बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की, जिसमें पावर जो है वो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे 3 ऑर्गन्स की गवर्नमेंट के। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रॉपर यार चेक और बैलेंस रहता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि सबके पास में अपनी अपनी पावर है और बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार का है कि कोई भी मिसयूज ना करे। जैसे कि यार अगर हम लेजिस्लेचर की बात करते हो तो काम क्या है? लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना। ठीक है, मेक्स लॉज। ओके, उसके बाद में इन लॉज को एनफोर्स करने का काम, इन लॉज को लागू करवाने का काम एग्जीक्यूटिव का है कि नहीं? इन लॉज को एनफोर्स करवाने का काम, लागू करवाने का काम है एग्जीक्यूटिव का, है कि नहीं? और अगर मान लो कोई लॉ का ब्रीच हुआ, मान लो जैसे कि एग्जांपल ये छोड़ा, अभी छोड़ा, ठीक है, कोई लॉ ऐसा है कि भाई साहब ये नहीं किया तो इतना इतना फाइन लगेगा, इतना इतना फाइन हमें देना पड़ेगा, तो क्या लेजिस्लेचर बार बार आकर बाहर ये चेक करेगा कि यार लॉ फॉलो नहीं किया जा रहा, ये फॉलो नहीं हो रहा, वो फॉलो नहीं हो रहा, फिर ढंग से एनफोर्स नहीं किया गया? नहीं, लागू करवाने का काम एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, वो काम एग्जीक्यूटिव का है, सबके पास अपनी अपनी पावर है। और उसके बाद में आप मान लो कि कोई पर्टिकुलर केस में लॉ का ब्रीच हो गया। ठीक है, कोई पर्टिकुलर क्राइम कमिट हुआ है, तो अब उस स्पेसिफिक केस में कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा ये जुडिशरी देख रहा होता है। हमें पता है ना कि यार कोई क्राइम होता है, ठीक है, तो कोर्ट में केसेस चल रहे होते हैं। ठीक है, कोर्ट में केसेस चल रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें पता है कि यार ये लॉ ब्रीच हो गया है, फिर इस लॉ के अगेंस्ट क्राइम कमिट किया गया। ठीक है, ग्रेट। तो बेसिकली जुडिशरी का ये काम है। अब एक प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस वाला सिस्टम है कि यार कोई भी पावर का मिसयूज ना हो। ठीक है, कोई भी पावर का मिसयूज यहाँ पर ना हो। तो जुडिशरी सिस्टम है, फिर लेजिस्लेचर भी है और एग्जीक्यूटिव भी है। इस प्रकार का सिस्टम है कि कोई भी आपस में भी जो है वो बिल्कुल भी ऐसा मैं कह सकता हूँ कि पावर का मिसयूज ना हो। ठीक है, ग्रेट। आगे बढ़ते हम बात करते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। उसमें इतना ही था, बाकी एक बार तुम एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो मैं कंटेस्ट समझ में आ जाएगा। ये बेसिकली एनसीईआरटी से लिया गया, लेकिन आपकी एनसीईआरटी के अंदर आपको और टेक्स्ट दिया हुआ है ना, तो वो आप पढ़ते पढ़ते समझ ही जाओगे। अच्छा, बात करते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हमें पता है यार कि हमारे देश के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ी ना है ना। ग्रेट। सारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके पास भी तो अपनी अपनी पावर है। ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ हमारी कंट्री के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था, क्या हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है? क्या सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी कंट्री को जो है वो गवर्न कर रही है? नहीं, हमारे भारत के अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, है ना, अलग अलग स्टेट्स हैं। और इन अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, है कि नहीं? क्या ये वाइब हम समझ पा रहे हैं? अच्छा, ग्रेट, है ना। तो बेसिकली यार पावर जो है इसे शेयर किया गया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सारी की सारी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में नहीं है, सारी स्टेट्स के पास में भी अपनी अपनी पावर है, जो कि अपनी अपनी पावर एंजॉय कर रहे होते हैं, है कि नहीं? ग्रेट। अच्छा, बेसिकली वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जब इसके अंदर हम फेडरलिज्म की बात करेंगे अगले चैप्टर में, और ये दोनों जो चैप्टर हैं वो लिंक्ड हैं। ठीक है, ये दोनों चैप्टर जो है वो लिंक्ड है ना। तो बेसिकली वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? 2 और मोर देन 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें यार हमारे कंट्री में एक और गवर्नमेंट है, लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है कि नहीं? इसकी बात हम लोग फेडरलिज्म में कर रहे होंगे, उसकी चिंता तुम मत करो। ठीक है, तो 2 और मोर देन 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, है कि नहीं? और ये कैसा है? एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। हमें पता है क्या, देखो तुम सोचो, मान लो कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कोई पर्टिकुलर चीज़ बैन है कि नहीं? तो वहाँ पर यार देखा जाए तो वो उस स्टेट के अंदर बैन है, हो सकता है कि वो किसी और स्टेट के अंदर बैन ना हो, है कि नहीं? ग्रेट। तो यार अब स्टेट जो है बेसिकली ऐसा नहीं है कि सारी की सारी पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी है। पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग स्टेट के पास में अपनी अपनी पावर्स हैं, है कि नहीं? ग्रेट। फिर पावर जो है उसे अलग अलग सोशल ग्रुप्स के साथ में भी शेयर किया गया। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, जैसे कि मान लो यार कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटी में है। ठीक है, तो अगर उनके साथ पावर शेयर नहीं की जाएगी तो उनको एलिनेटेड फील होगा, उनको फील होगा कि कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, उनको फील होगा कि यार वो माइनॉरिटी में है इसलिए उनके साथ में जो है मतलब उनको पावर नहीं दी जा रही। ठीक है, तो उनको एम्पावर करने के लिए, उनको पावर देके उनको एम्पावर करने के लिए, उनको इक्वल फील करवाने के लिए उनके साथ भी जो है वो पावर शेयर की जाती है। ठीक है, तो इट एम्पावर्स सोशली वीकर सेक्शंस। दूसरी बात, डज नॉट मेक देम फील एलिनेटेड। उनको बुरा फील नहीं होता, उनको एलिनेटेड फील नहीं होता, उनको ऐसा फील नहीं होता कि वो इस देश का पार्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद में फिर हमें पता है कि देयर इज अ सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हमें पता है यार कि रिजर्वेशंस हैं कि भाई ऐसा ना हो कि जो वीकर सेक्शंस हैं उनको चांस ना मिले। ठीक है, इसलिए देयर इज अ सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अच्छा, अब यार ये टेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ पर है, मैं तुमको समझा देता हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स के अमंग्स भी जो हमारी जो पावर होती है वो शेयर की जाती है। किस प्रकार? मैंने कहा यार देखो, इलेक्शंस हुए, कोई एक पार्टी जीत गई मान लो, है ना, तो फिर दूसरी पार्टियों को तो ऐसा फील होगा ना कि यार सारी, अब तो बेसिकली ये जो पार्टी है, ठीक है, अब आगे गवर्नमेंट बनेगी और हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है? अपोजिशन होता है।
ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन होता है जो कि यार क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, है कि नहीं कर रहे होते, नहीं कर रहे होते, हमने देखा है। अच्छा, तो यार ये ना ये एक इसेंशियल पार्ट है। जब तक कोई क्रिटिसाइज करने वाला नहीं है या फिर कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है, ठीक है, तब तक यार कभी देखो, हम मान लो कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके अंदर हमें गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, जिसके अंदर ऐसा है कि भाई एक एक स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस काम में भी, जो काम मैं कर रहा हूँ उस काम के अंदर भी मान लो कि मुझे यार कोई ना कोई ऐसी चाहिए जो कि मेरे एक्शंस को क्रॉस क्वेश्चन करें, ताकि मुझे समझ में आए कि शायद हाँ ये चीज़ गलत हो सकती है ना, ये पर्टिकुलर एक्शन गलत हो सकता है। तो सिमिलरली यार पावर जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल, इट इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब बेसिकली मान लो कोई एक पर्टिकुलर पार्टी जो है वो मेजोरिटी ऑफ सीट्स नहीं जीत पाई, तो अब क्या होगा, मान लो कि कुछ सीट से जो है वो रह रही हैं, तो अब क्या होगा कि दो पार्टीज मिल के गवर्नमेंट बना रही होंगी, उसको हम कॉलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। आपकी बुक के अंदर भी इसकी डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। अब यार जो पावर है वो डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स के साथ में भी शेयर की जाती है, जैसे कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, फार्मर्स हो गए। क्यों? क्योंकि यार देखा जाए तो देश को आगे बढ़ाने में, देश की प्रगति के लिए, देश की ग्रोथ के लिए, ठीक है, देश की इकोनॉमी को उठाने के लिए इन सबका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। तो बेसिकली यार रेगुलर मीटिंग्स वगैरह हो रही होती है कि जैसे कि मान लेते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में कुछ मीटिंग है कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं, आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यार एक तरीके से देखा जाए तो वो काम क्या कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, देश को प्रगति की राह पे ले जाने का काम कर रहे हैं, है कि नहीं? ग्रेट, अमेजिंग। और पावर जो है वो वेरियस मूवमेंट ग्रुप्स के अमंग भी शेयर की जाती है। ऑल राइट, तो इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर जो है वो समाप्त हो चुका है। इस चैप्टर की ये जो नोट्स है वो आपको मिल रहे होंगे साथ ही साथ में, ठीक है, साथ ही साथ में आपको इस चैप्टर के 1 पेज नोट भी मिल रहे होंगे, जिसके अंदर पूरा चैप्टर 1 पेज के अंदर समड अप है। और इसी के साथ साथ, ठीक है, इसी के साथ साथ आपको ये जो चैप्टर है वो अपनी एनसीईआरटी से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब तक हम एनसीईआरटी से नहीं पढ़ेंगे तब तक वो फील नहीं आती है, वो वाइब नहीं आती है, और वो वाइब लाने के लिए हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी एनसीईआरटी से। ऑलराइट, तो बस यार हमारा पावर शेयरिंग जो है वो समाप्त हो चुका है, ठीक है। मैंने जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो तुमको समझाए हैं, पूरी बुक से जो भी सारे टॉपिक्स थे वो मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिए, एक आइडिया दे दिया है। अब तुम खुद ये पढ़ोगे, ठीक है, और तुम्हारा चैप्टर जो है वो एनसीईआरटी से कंठस्थ हो रहा होगा, ठीक है। तो बस यार मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू एंजॉय दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक। ऑलराइट, तो बस यार जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो, वील मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।